हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ही क्वेश्चन है। और इसमें आपको इंशाल्लाह ये जो फलस्तीन और इसराइल की टसल है दोनों के बीच में, वो भी समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन से गौर से आप सुनिएगा। अभी कैंडिडेट से पूछा गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट बाल्फर डिक्लेरेशन। अब बाल्फर डिक्लेरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? अब आंसर देखें। इट वाज एन स्टेटमेंट मेड ऑन नवंबर 2 1917 ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट फॉर द establishment in Palestine of a national home for Jewish people। अब ये एक स्टेटमेंट थी, किसने दी थी? ब्रिटिश वालों ने स्टेटमेंट दी थी कि क्या कि होमलैंड ज्यूश पीपल के लिए एक नेशनल होम लैंड यानी कि स्टेट, क्या स्टेट बना रहे हैं? किसके लिए? यहूदियों के लिए। ये स्टेटमेंट थी कि आप सपोर्ट करें। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये स्टेटमेंट थी कि आप सपोर्ट करें। सपोर्ट करें किस काम में? कि एक हमने स्टेट बनानी है जिसमें यहूदी रहेंगे। तो ये सपोर्ट किससे ली जा रही थी? अब ये आपका क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपकी ये चीज क्लियर होगी। एक्चुअली जो बाल्फर डिक्लेरेशन था ना, एक लेटर था, उस लेटर को नाम दिया गया कि ये बाल्फर डिक्लेरेशन है। अ लेटर फ्रॉम ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फर, ये नाम है उस बंदे का जिसने वो लेटर लिखा था, खत लिखा था। ये बर्तानिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे। किसको खत लिखा था? लॉर्ड वाल्टर रोसचाइल्ड। लॉर्ड वाल्टर रोसचाइल्ड, इसको खत लिखा था कि आप जो है ना, और ये कौन था? ये लीडर था ज्यूश कम्युनिटी का, जो इंग्लैंड में यहूदी रहते थे, उनका लीडर था, बड़ा बड़ा इनका लीडर था। तो इससे इसने मांगी सपोर्ट कि आप हेल्प करें। अब ये क्या हेल्प करेगा? अब आप देखिए ना उनकी प्लानिंग देखिए। अब ये करे कहेगा, ये क्या कहेगा कि अब जो फलस्तीन में वहां पे ऐसा समझे कि यहूदी 1% है, या फिर आप 2% कह लें। अब शिफ्टिंग होगी, मूवमेंट होगी, यहाँ से लोग जो है इंग्लैंड से या फिर दूसरे यूरोप के कंट्रीज से जो यहूदी हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ पे? फलस्तीन में, ताकि वहां पे पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उनके रहने के लिए एक अलग से फॉर्मली एक स्टेट बना दी जाएगी। अब ये समझ में आ गया। आई होप कि अगर आपसे अब पूछें बाल्फर डिक्लेरेशन क्या है, तो आप इजीली उसको ये सारी स्टोरी बता देंगे कि असल में ये एक लेटर था, आर्थर बाल्फर ने लिखा था लॉर्ड वाल्टर रोथस्चाइल्ड को, जो कि ज्यूज कम्युनिटी का लीडर था, कि आप सपोर्ट करें, ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ज्यूज सेटलमेंट गिरू इन फलस्तीन। फलस्तीन में जो सेटलमेंट थी यहूदियों की, आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगी। ये हुआ है, कब हुआ था बाल्फर डिक्लेरेशन? 1917 में। और 18 में क्या हुआ? वार ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 तक चली। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही ओटोमन अंपायर खत्म हुआ। खिलाफत उस्मानिया का जो रूल था, जो हुकूमत थी, फलस्तीन उस वक्त किसके अंडर में थी? किसके रूल में थी? ये खिलाफत उस्मानिया के अंडर में थी। अब जब ये खिलाफत उस्मानिया ही खत्म हो गई, तो फिर एक मैंडेट सिस्टम चलाया गया। मैंडेट सिस्टम मतलब क्या? कि किसी को पावर देना, अथॉरिटी देना कि आप इस रीजन पे अपनी तरफ से जो है ना कुछ कार्रवाई जो कि हुकूमत चला सकते हैं। अब ये जो पैलेस्टाइन वाला रीजन था वो ब्रिटिश के मैंडेट में आ गया। यानी कि अब उस पे जो हुक्म चलाएगी वो बर्तानिया चलाएगी, ब्रिटिश चलाएगी। अब ब्रिटिश का तो पहले ही फॉरेन सेक्रेटरी खत लिख चुका है, तो अब उन्होंने सपोर्ट की। अब ये फॉर्मली जो है ना वो चीजें होने लगी है। उसके बाद 1936 में एक पील कमीशन हुई, पील कमीशन। अब देखें क्या हुआ कि एक मिनट में ऊपर जाऊं। ज्यू सेटलमेंट जो फलस्तीन में बढ़ी, समझ नहीं आ रहा? इतना आसानी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में। शायद डिस्टॉर्शन हुई होगी। आप दूसरे लोगों को ये समझ में आ रही है?
चले चले, मैं शुरू से बिल्कुल शुरू से करता हूँ। नो सर, आ रही। अच्छा, अब समझिएगा, अब समझिएगा। एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पे ही ना, बाल्फर डिक्लेरेशन क्या था, एक लेटर था जो कि इसने लिखा, इसके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो ये फलस्तीन और इसराइल का इशू है, आपको इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि उसकी तारीख क्या थी, क्यों ये लड़ रहे हैं आपस में, क्यों वहां पे जो है ना मुसलमान किस हालत में पहुंचे हैं। तो ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, करंटली वहां पे जंग चल रही है, तो हो सकता है कि आपसे कहीं से भी ये पूछ सकते हैं। चलें, बाल्फर डिक्लेरेशन एक खत था, एक लेटर था, यहाँ पे आप देख लें। बाल्फर डिक्लेरेशन क्या था, एक लेटर था जो कि किसने लिखा था, ये बर्तानिया के फॉरेन सेक्रेटरी बंदा था, आर्थर बाल्फर ये बंदा था, ये आपने मैंने वो बंदा बना लिया, ठीक है। इसने खत लिखा था, किसको खत लिखा था, इसको लॉर्ड वॉल्टर रोस चाइल्ड को। ये भी बर्तानिया का था, लेकिन ये जो यहूदी है उनका लीडर था, ये यहाँ पे मैंने रोस चाइल्ड को बिठा दिया। इसने फॉरेन सेक्रेटरी वाले ने इसको खत लिखा कि जनाब, हम जो है ना आपके लोगों यानी कि यहूदियों के लिए एक अलग से मुल्क बना रहे हैं, उसके लिए आपकी हमें सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अब इसने सपोर्ट दे दी। तो सपोर्ट देने के बाद आप देखें, अभी फलस्तीन पे 1917 की बात हो रही है, इसमें ही ये बाल्फर डिक्लेरेशन आया है। और 1917 में ही जो है अभी वर्ल्ड वार 1 चल रहा है, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है। ये वर्ल्ड वार 18 में खत्म हुई, 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हुई। तो फिर उसके बाद 1924 में खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई। खिलाफत उस्मानिया का हमने क्यों जिक्र किया, हमने इसलिए जिक्र किया कि जो फलस्तीन था उस वक्त, उस पे हुकूमत थी खिलाफत उस्मानिया की। जब खिलाफत उस्मानिया ही खत्म हो गई, तो अब उस पे कौन हुकूमत करे, ये सवाल था। तो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड वाले थे, उन्होंने ये जंग जीती भी थी। तो सारी ये जो टेरिटरीज जिनको इन्होंने फतह किया, वो उनके हाथ लग गई। फिर वहां पे हुकूमत ऐसे समझे कि उन पे जो हुकूमत बनी वहां पे फलस्तीन में, वो ब्रिटिश की बनी, इंग्लैंड वालों की बनी। अब इंग्लैंड वालों की हुकूमत बनी, तो उन्होंने तो पहले ही उस जो ज्यू था, जो उनका लीडर था यहूदियों का, उनको तो पहले से ही खत लिखा था कि आप हमारी हेल्प करें तो हम आपको वहां पे एक नया मुल्क बना के देंगे। अब जैसे उनके पास फलस्तीन की हुकूमत आ गई, ब्रिटिश मैंडेट शुरू हुआ। तो फिर इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट यूरोप के इलाकों से यहूदियों के वो उठा कर वहां पे सेटल करने लगे फलस्तीन फलस्तीन में। फलस्तीन में ये सेटलमेंट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ी। जब ये सेटलमेंट यानी कि वहां पे लोगों का मूव करना, हिजरत करना, वहां पे यानी चले गए कि हम वहां पे रहेंगे। जब ये मूवमेंट सेटलमेंट बढ़ी, तो वहां पे ज्यूज, यहूदियों और मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। झेड़े तसाद टसल्स शुरू हुए। जब टसल्स शुरू हुए, तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई, जिस कमीशन का नाम उन्होंने रखा पील कमीशन। पील कमीशन का काम ये था, उसमें जो ना मेंबर्स चुने गए कि आप जाएं वहां पे फलस्तीन में, देखें कि यहूदी और मुसलमान यानी कि अरब जो थे, वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो ये जो भी बंदे थे आए फलस्तीन में, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। और ये
पील कमीशन 1936 में बनाई गई थी और 1937 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी के जो मसले हो रहे हैं वहां पे उनका हम सल्यूशन ये निकालते हैं कि ये जो फलस्तीन का रीजन है सारा, इनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। इनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, ठीक है, 3 हिस्सों में। अब पहली बार, अब ये नोट कीजिएगा कि पहली बार हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि फार्मली, पहले तो सेटलमेंट हो रही थी, बातें हो रही थी, अब फार्मली ये चीजें करने लगे हैं कि पील कमीशन ने क्या कहा कि एक जो स्टेट है वो अरब स्टेट कहलाएगी, दूसरी स्टेट जो होगी वो ज्यूइश स्टेट कहलाएगी, और तीसरी जो होगी न्यूट्रल टेरिटरी होगी, जो कि उसमें जो होली प्लेसेस हैं जैसे यरूशलेम है, तो उनको हम अलग से टेरिटरी बनाएंगे और ये दो अलग अलग मुल्क बन जाएंगे। अब देखें, पहले वो थे ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से रहने लगे, अब मुल्क होने की बातें होने लगी। अब हम आगे चलते हैं इससे। उसके बाद वर्ल्ड वार टू लगती है। वर्ल्ड वार टू में हिटलर ने यहूदियों को टफ टाइम दिया, उनकी स्लैटरिंग की, और हर जगह मुल्क दुनिया में ये फैल गया कि हिटलर जो है बहुत जुल्म कर रहा है, यहूदियों की स्लैटरिंग कर रहा है, उनको मार रहा है, बड़ा जालिम बंदा है। तो दुनिया ने जो है ना वो सिंपैथी शो कई, किसकी तरफ? यहूदियों की तरफ, ज्यूज की तरफ से जो ना उनको दुनिया ने सपोर्ट किया। और दुनिया में भी तो ये वेस्टर्न कंट्रीज ही है, तो वो तो पहले ही उनको सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद जो है 1947 आता है, जिसमें हमने कहा कि खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के बाद फलस्तीन पे जो हुकूमत आई थी वो ब्रिटिश की थी। अब 1947 में ये हुकूमत खत्म होती है, ब्रिटिश की हुकूमत खत्म हुई। तो ये जो इसका रूल है, उसकी हुकूमत है, वो यूएनओ को सौंपी गई कि अब आप इसका फैसला करें। यूएनओ ने क्या किया कि यूएनओ ने एक कमीशन बनाई, स्पेशल कमीशन ऑन फलस्तीन, स्पेशल कमीशन ऑन फलस्तीन ये बनाई। इसमें 11 कंट्रीज रखे गए कि आप डिसाइड करें कि इनके साथ क्या करना है। तो उनमें से जो 7 कंट्रीज थी वो राजी हुई कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। ये यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ने अपनी रेजोल्यूशन भी पास की कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए और तीसरा एक हिस्सा बनाया जाए जिसको इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, जो कि ठीक है। अब यूएनओ ने जो प्रपोज किया वो कैसे किया? वो ये है कि जो भी सारी टेरिटरी है फलस्तीन की, उनका जो 57% है, 57% वो दें आप, ज्यूज को दें, यहूदियों को दें, और वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? इसराइल। अब हम आ गए हैं कि इसराइल बन गया, ठीक है। उनको 57% ऑफ जो लैंड है वो दें यहूदियों को, ताकि वो उसमें रहें, और उसको कहा जाएगा इसराइल। 43% जो टेरिटरी है, इलाका है, वो दें आप अरब के मुसलमानों को। बाकी जो बचती है वो इकोनॉमिक जोन कहलाएगी। तो देखें, ये अब तो मुसलमानों से भी ज्यादा टेरिटरी उनके यहाँ चली गई, ठीक है। उसके बाद इस पे जो मुस्लिम ममालिक थे, उन्होंने जो है ना वो रिएक्शन शो किया, जंगें भी हुई, ये लड़े भी, लेकिन उनको यहूदियों को बहुत सपोर्ट दी, अमेरिका की सपोर्ट थी, इंग्लैंड की सपोर्ट थी। तो किसी भी मुल्क ने उनको डिफीट नहीं दिया। अगर सीरिया शाम लड़ रहा था, तो हो यूं रहा था कि सीरिया के अपने जो इलाके थे, ये यहूदी इसराइल वाले उनको भी ये जो ना एनेक्स कर रहे थे, उन पे भी जो ना वो कब्जा कर रहे थे। तो फिर सीरिया ने, जॉर्डन ने, दूसरे जो भी अरब ममालिक हैं, उन्होंने इनसे सुलह कर लिया कि भाई हमें हमारे इलाके वापस दे दे, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन तब से लेकर एक कंट्री है जो कि आज तक उनसे लड़ती आ रही है, वो है ईरान। है ईरान अब तक उनसे लड़ता आ रहा है, लबनान में है, लबनान भी अब तक लड़ता आ रहा है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि 1964 में पीएलओ बनी।
क्या लिखा? चले वो फिर ये बात करते हैं। 1964 में पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये मुसलमानों की बनी थी, ठीक है। 1967 में 6 डे वार लगी, 6 दिनों की जंग लड़ी, जिसमें डिफरेंट अरब के कंट्री इसराइल से वो लड़े, लेकिन उनको शिकस्त उनको ही हुई। 1987 में हमास, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमास, अहमद यासीन ने बनाई। और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए। अब देखें, ओस्लो अकॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्लो अकॉर्ड से पूछ भी सकते हैं। यासिर अरफात साहब जो थे, उन्होंने पहली दफा हिस्ट्री में इसराइल वाले प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाया कि भाई छोड़े लड़ना, हम आपसे सुलह करते हैं, आए बैठ के बातें करते हैं, अमन से रहते हैं। इस पे वहां के जो लोग थे थोड़े बहुत नाराज हुए कि आप उनसे दोस्ती ना करें। खैर, ये दोस्ती हो गई। उसके बाद अब के हालात अगर मैं बताऊं, तो अब जो फलस्तीन है उसकी टोटल जो एरिया है फलस्तीन की, वो है 26,000 790 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये टोटल लैंड है। अब उसको एक गजा में बांट दी गई है, एक वेस्ट बैंक में और एक इसराइल में। गजा में कितनी आई? 26,000 में से ओनली 365, 365 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो आप न्यूज में सुनते आ रहे हैं कि गजा गजा गजा, ये 41 किलोमीटर लॉन्ग है बस। अगर मैं बाइक निकालूं अभी, तो 1 घंटे में ये क्रॉस कर लूंगा। एक एक साइड से गजा जाऊं, 1 घंटा भी बहुत है। मैं कहूंगा कि 35 फिर या फिर 40 मिनटों में ये जो है ना क्रॉस कर लूंगा मैं। ये गजा, इतनी सी गजा बच गई है मुसलमानों के यहाँ अब। और 41 किलोमीटर लेंथ में है, और 10 किलोमीटर उनकी विड्थ है, वाइड है। और इसमें कितने आदमी रह रहे हैं मुसलमान? देखें, 2.2 मिलियन, यानी कि 22 लाख। 22 लाख इस छोटी सी टेरिटरी में रह रहे हैं। और कहा जाता है कि ये दुनिया की जो है ना, जिसमें डेंसेस्ट, जो मोस्ट डेंस जो रीजन है, वो गाजा है। कि लैंड बहुत कम है और आदमी इतने हैं कि उसमें एक दूसरे के साथ ऐसे मिला हुआ जैसे रह रहा हो। तो ये गाजा है। उसके बाद वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक वाले हैं यासिर अरफात वाले, जिनको अपनी एक अपना उनको प्रेसिडेंट भी है। वहां पे वेस्ट बैंक में जो हुकूमत है, वो है फलस्तीन अथॉरिटी, पीए। क्या है वहां पे? पी है, फलस्तीन अथॉरिटी है, पीए। वहां पे भी मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन ये जो वेस्ट बैंक वाले मुसलमान हैं, ये कंट्रोल्ड होते हैं वेस्ट से। ये वो हैं जो यासिर अरफात वाले जाके उनसे दोस्ती करके आए थे। अब ऐसा समझें, वेस्ट बैंक वाले ना उनसे लड़ते हैं ना उनकी मुखालफत करते हैं, ये नोट कीजिएगा। बाकी रह कौन गया? ये 22 लाख लोग रह गए जो कि गाजा में है। तो वेस्ट बैंक तो उनसे अपने हालात अच्छे किए हुए हैं बस। और वेस्ट बैंक की क्या एरिया है? 5,655 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसराइल को देखें, इसराइल की कितनी है? 20,770। अब क्या 26,000 में से क्या मुसलमानों के यहाँ है और क्या यहूदियों के यहाँ है? और ये जो वेस्ट बैंक वाले हैं, ये भी तो इसराइल के कंट्रोल में है। बाकी बच गए ये गाजा वाले। अब गाजा में ही हमास है। हमास जो आप न्यूज में सुनते आ रहे हैं, ये जो पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाजा में है, गाजा में, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा बहुत इन पे बात कर लेते हैं। ये रहा नीचे नीचे वाला। फलस्तीन अथॉरिटी जो है, पीए, ये फलस्तीन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में है। और इनका अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, इनका प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इनकी इलेक्शंस होती है, महमूद अब्बास। इलेक्शंस नहीं, ये 2005 से है। 2005 से क्यों है? कि इनने सेटलमेंट की थी वेस्ट वालों से,
अमेरिका वालों से इनसे सेटल की थी कि हम आपसे, यानी कि ऐसा समझे ये उनके अंडर में है, और 2005 से यही हुकूमत। हालांकि कितना टाइम पीरियड हो गया है, 20 साल से ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अमेरिका चाह रहा है हमारा बंदा है, जैसे हम चाहें तो ऐसे ही वो हुकूमत कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट है। अब गाजा में जो है, गाजा को स्ट्रिप इसलिए कहा जाता है कि ऐसे पट्टी है गाजा की, आप मैप पे देखेंगे तो ऐसे पट्टी है, इसलिए गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। गाजा में है हमास, जो कि हमास है गाजा में, और उनका जो चेयरमैन है, जो उनको लीड करता है, पहले इस्माइल हानिया थे, जो कि ईरान गए, ईरान में उसको इसराइल वालों ने उस एक बम में या फिर कोई किसी भी तरीके से उसको वहां पे उसका कत्ल कर दिया, इस्माइल हानिया का, रिसेंटली। उसके बाद इन्होंने यहिया इब्राहिम अल नसवार अल सनवार, यहिया इब्राहिम अल सनवार को अपना चेयरमैन किया, वो भी एक हमले में मारे गए। अब न्यू कौन सा है इनका चेयरमैन, ये अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि न्यू कौन किसको चेयरमैन कर रहे हैं, या फिर अगर किया है, आपको इल्म है तो आप कमेंट में लिख दें। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी, और अगर फलस्तीन और इसराइल पे कोई बात करे तो आप कम से कम कुछ कुछ ना कुछ उसको बता पाएंगे। कोई और सवाल हो अब तो आप करें, वरना हम क्लास को खत्म करेंगे। साईं लतीफ़ साहब, असांजा तव्हां उस्ताद हो। ये यहाँ पे अब्दुल लतीफ रिंद है, ये मेरे साथ मोस्टली हम साथ रहे हैं, और कमीशन के इम्तिहान भी दिए हैं, साथ ही दिए हैं। जो कहते हैं ना, कोई लंगोटिया यार है किसी का, तो ये मेरा इस तरह से है। कोई और सवाल हो तो आप कीजिएगा, वरना अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।